एवरीवन, आज हम क्लास 12th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स स्टार्ट करने वाले हैं। ये एंशियंट हिस्ट्री का एक चैप्टर है और ये एक बहुत ही छोटा और बहुत ही इजी चैप्टर है। तो लेट्स स्टार्ट। मेनली हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि हड़प्पा जो थी वो फर्स्ट सिटी थी टू बी डिस्कवर्ड। इसे 1921 में दयाराम साहिनी ने डिस्कवर किया था और उस टाइम पे ये प्रैक्टिस थी कि फर्स्ट सिटी जो डिस्कवर्ड होती थी उसके नाम पे सिविलाइजेशन का नाम पड़ता था। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। दूसरी बात आ जाती है कि जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये इंडस रिवर सिस्टम के अराउंड एग्जिस्ट किया करती थी 2600 से 1900 BCE में। दैट्स वाई इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो जो भी इंडस रिवर सिस्टम के अराउंड जो भी एरियाज़ थे, जैसे अफ़गानिस्तान का एरिया हो गया, बलूचिस्तान का, जम्मू, गुजरात, इन सब को, इस वास्ट एरिया को ये कवर करती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हड़प्पन कल्चर। कल्चर वर्ड जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट उन सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को या उन ग्रुप ऑफ आर्टिफैक्ट्स को डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं जो कि एक पर्टिकुलर जगह में ही पाए जाते थे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान। तो यहाँ पर हमारी बात होती है हड़प्पन कल्चर की। तो हड़प्पन कल्चर में हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, उन सारे ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि उस टाइम पर पाए जाते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर। तो इसमें आ जाती हैं कई सारे ऑब्जेक्ट्स जैसे कि स्टीएटाइट सील्स, बीड्स, वेट्स, स्टोन्स, ब्लेड्स और बेग ब्रिक्स। सो नेक्स्ट है फेजेस ऑफ हड़प्पन कल्चर। जो हड़प्पन कल्चर था या हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसमें मेन दो फेजेस आते हैं। पहला है अर्ली हड़प्पन कल्चर। ये 3300 से 2600 BCE के बीच में था। इस फेज़ के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं जानने को, क्योंकि ये बिल्कुल ही अर्ली फेज़ था सिविलाइजेशन का, जहाँ पे मेनली एग्रीकल्चर और पेस्टोरलिज्म, मतलब जानवरों को चराना वगैरह, यही सब हुआ करता था। कोई डिस्टिंक्टिव पोट्री नहीं हुआ करती थी। सेटलमेंट्स भी स्मॉल होती थी। जिस तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन को सिटीज़ के लिए जाना जाता है, ऐसी कोई सिटीज़ इस टाइम पे अर्ली फेज़ में नहीं थी। कोई लार्ज बिल्डिंग्स भी नहीं हुआ करती थी। अब जो अगला फेज़ है अगला फेज़ जो है मैच्योर हड़प्पन कल्चर, ये 2600 से 1900 BCE के बीच में एग्जिस्ट होता था। यही मेन हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, मैच्योर हड़प्पन कल्चर। अब हम इसी के बारे में स्टडी करते हैं और ये देखने को मिला है कि अर्ली से मैच्योर हड़प्पन कल्चर के बीच में जब ट्रांजिशन हो रहा था, चेंज हो रहा था, तो थोड़ा सा गैप था जहाँ पे बहुत सारी पुरानी साइट्स में बर्निंग हुई, उनको अबंडन किया गया और फिर इन नई साइट्स को ऑक्यूपाई किया गया। अब आगे हम देख लेते हैं मेन जो चीज़ें हैं हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन या कल्चर के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि हड़प्पन पीपल की फूड हैबिट्स क्या थी, मतलब वो अपने आप को कैसे सस्टेन करते थे, वो क्या क्या खा के अपने आप को सस्टेन करते थे, कैसे खाना ऑब्टेन करते थे। तो सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज़ में सबसे पहले हम एक साइड पे देख लेते हैं कि सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजी क्या है और उसका हमें एविडेंस कैसे मिलता है। पहले तो आता है कि एग्रीकल्चर से वो अपने आप को सस्टेन करते थे। इसमें वीट, बार्ले, चिकपी, सेसमे, मिलेट्स, राइस, इन सब के कार्बनाइज्ड ग्रेन्स मिले हैं जो कार्बन के उसमें कन्वर्ट हो गए थे। इन्हें आर्कियोबोटैनिस्ट स्टडी करते हैं। तो ये आपको लर्न करना होगा कि मिलेट्स कहाँ से मिले हैं। मिलेट्स गुजरात से इनके रिमेन्स मिले हैं। राइस के लोथल और रंगपुर से ये पूछा जा सकता है। तो इससे हमें पता चलता है जब आर्कियोबोटैनिस्ट स्टडी करते हैं कि उनकी एग्रीकल्चर पे भी वो डिपेंड करते थे फूड के लिए। इसके अलावा डोमेस्टिकेशन भी होती थी एनिमल्स की, जैसे कैटल, शीप, गोट, पिग, इन सब की बोन्स मिली हैं और इनको स्टडी करते हैं आर्कियोजूलॉजिस्ट। डोमेस्टिकेशन के अलावा दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, हंटिंग भी करते थे, डेड एनिमल्स को ईट करना, स्कैवेंजिंग भी करते थे। ऑल्दो ये कम्प्लीटली क्लियर नहीं है कि वो खुद ही हंटिंग करते थे या हंटिंग कम्युनिटीज़ की हेल्प लिया करते थे, बिकॉज एविडेंस ये है कि वाइल्ड एनिमल्स की भी हमें बोन्स मिली हैं हड़प्पन साइट्स से, जैसे कि बोर,
डियर, घड़ियाल की बोन्स मिली हैं। और नेक्स्ट इज़ फिशिंग। तो अब हम एग्रीकल्चर के बारे में इन डेप्थ में पढ़ने जा रहे हैं, जो उनकी एक सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी थी और ये इकोनॉमी का उनका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था। और क्यों, और इतने सारे हमें फूड ग्रेन्स जो अभी हमने देखा था, जो आर्कियो बोटैनिस्ट ने स्टडी किए हैं, उनसे पता चलता है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता था और फूड ग्रेन्स काफ़ी सफिशिएंट थे, क्योंकि जो ये हड़प्पन साइट्स थी ये सारी फ्लड प्लेन्स में सिचुएटेड थी, रिवर्स के पास में थी, इसीलिए काफ़ी फर्टाइल होने की वजह से सफिशिएंट फूड ग्रेन्स थे। अब इसमें हम मेनली ये देख लेते हैं कि वो कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते थे और उसका क्या एविडेंस है। सबसे पहले आता है कि कैटल एनर्जी को यूज़ किया जाता था, ऑक्सन को यूज़ किया जाता था, क्योंकि बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस फ्रिक्वेंटली मिलती हैं हड़प्पन सील्स में किसकी, बुल की, और टेराकोटा स्कल्पचर्स भी मिलते हैं बुल के। नेक्स्ट आ जाता है प्लो के मॉडल्स मिले हैं टेराकोटा के। यू हैव टू रिमेंबर कि किन साइड से मिले, पूछे जा सकते हैं। चौलिस्तान से, बनावली से प्लो के मॉडल ट्वाइल टाइप मिले हैं। इसके अलावा प्लोड फील्ड के भी रिमेन्स मिले हैं कालीबंगान में, राजस्थान में। तो ये इंडिकेट करता है कि प्लो का भी यूज़ होता था। इरिगेशन के लिए भी वो टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, कैनाल्स बनाई जाती थी। ट्रेसेस ऑफ कैनाल मिले हैं अफ़गानिस्तान में, शोटुगाई में। ये कुछ उन एरियाज़ में था जहाँ पर सेमी एरिड थे थोड़े से, तो वहाँ पर कैनाल्स या आर्टिफिशियल इरिगेशन यूज़ हो रही थी। रेजर्वॉयर्स भी थे गुजरात, धोलावीरा में। ये था एग्रीकल्चर के बारे में, कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते थे, जो वो उगाते थे वो हमने पिछले उसमें देख लिया था कि उनकी फूड हैबिट्स में। अब हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। आगे जो हमने पढ़ना है वो है ट्रेड। ये भी इकोनॉमी का इम्पॉर्टेंट हिस्सा था। तो ट्रेड की इम्पोर्टेंस कैसे हमें पता चलती है कि जब हमें बहुत फ्रीक्वेंट डिपिक्शंस मिलती हैं, सीन्स मिलते हैं बोट्स के, सील्स पे बने हुए उनकी सील्स में। इसके अलावा यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, एक स्क्रिप्ट की ज़रूरत कब पड़ती है, जब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना पड़ता है, यानी कि ट्रेड था, उसकी इम्पोर्टेंस थी क्योंकि स्क्रिप्ट थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के पास अपनी। मीन्स वो ट्रांजैक्शंस कर रहे थे, उन्हें रिकॉर्ड कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने स्क्रिप्ट बना रखी थी। इसके अलावा उन्होंने वेट्स भी बना रखे थे, रेगुलेटेड वेट्स, यानी कि काफ़ी सारा वो ट्रेड करते थे। तो इन सब चीज़ों से हमें एविडेंस मिलता है कि ट्रेड होता था। डिपिक्शंस जो है, बोर्ड्स की डिपिक्शंस काफ़ी सारी सील्स में मिली हैं, उनको यूज़ करके वो ट्रेड करते थे। और यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट है ट्रांजैक्शंस वगैरह को रिकॉर्ड करने के लिए, वेट्स मेजर्स हैं, तो इनसे पता चलता है कि ट्रेड इम्पॉर्टेंट था। अब जो ट्रेड था वो ओवरसीज़ ट्रेड भी होता था और विद इन द सब कॉन्टिनेंट भी होता था। ओवरसीज़ ट्रेड में जैसे कि मगान का मेंशन मिलता है। मगान एक्चुअली में प्रेजेंट डे ओमान है, जो अरेबियन पेनिनसुला में है। तो ये एविडेंस है कि मगान के साथ कॉपर का ट्रेड होता था, और ये इसलिए है क्योंकि जो ओमान है वहाँ पर हमें हड़प्पन ब्लैकवेयर मिला है, और ये माना जाता है कि जो ये हड़प्पन ब्लैकवेयर, जो ये हड़प्पन स्पेशल ब्लैक पोट्स होते हैं, इनके अंदर जो मटेरियल्स रखे जाते थे उनको एक्सचेंज करके ही वो ये कॉपर ले लिया करते थे। इसके अलावा जो ओमानी कॉपर है और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन कॉपर है, दोनों में ही निकल मेटल के ट्रेसेस हैं। ये शो करता है कि उनका सेम ओरिजिन है। तो यहाँ से हमने ये एविडेंस से पता लगा लिया कि मगान के साथ या प्रेजेंट डे ओमान के साथ उनका ट्रेड होता था। इसके अलावा मेसोपोटामिया के साथ भी ट्रेड था। मेसोपोटामिया के जो टेक्स्ट थे जिन्हें डिसाइफर कर लिया गया है ना, तो उन टेक्स्ट में एक मेंशन मिलता है एक जगह का, मलुहा, कि वहाँ से प्रोडक्ट्स आते थे मेसोपोटामिया, और मलुहा माना जाता है कि वो हड़प्पन रीजन की ही बात कर रहे हैं। इसके अलावा ओवरसीज़ ट्रेड के लिए वो बाहर की जगहों पर कॉलोनीज़ भी इस्टेब्लिश कर देते थे, ट्रेडिंग पोस्ट बना देते थे। जैसे कि अफ़गानिस्तान में शोटुगाई जगह है, वो लैपिस लजूली जो एक प्रीशियस स्टोन था उसके पास में थी, तो वहाँ पर उन्होंने ये ट्रेडिंग पोस्ट लगा ली थी। तो जब आप वो पढ़ोगे कि कौन कौन से मटेरियल्स क्राफ्ट प्रोडक्शन में यूज़ होते थे हड़प्पन में, तो और उनको ऑब्टेन कैसे किया जाता था, तो आपको यही लिखना होगा कि ओवरसीज़ ट्रेड होता था। जैसे कॉपर उन्होंने मगान से कर लिया, और मेसोपोटामिया से भी वो ट्रेड करके ले लेते थे, और अपनी ट्रेडिंग कॉलोनीज़ भी लगा लेते थे जहाँ पे भी सोर्सेज होती थी मेटल्स की उनके पास में,
फिर वहाँ से भी वो ले लिया करते थे। इसके अलावा जो ट्रेड था ना वो सब कॉन्टिनेंट के विदिन भी होता था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही। लाइक जो साउथ इंडिया है वहाँ पर काफ़ी गोल्ड की सोर्सेज हैं, तो राजस्थान में खेतरी रीजन है, वहाँ पे कॉपर है, तो वहाँ से भी वो ट्रेड कर लिया करते। और लोथल जैसे गुजरात में है, तो वहाँ पर भी उन्होंने अपनी ट्रेडिंग कॉलोनी लगा रखी थी, और वहाँ कार्नेलियन की सोर्स थी। एंड यू हैव टू रिमेंबर कि शोटुगाई किसकी सोर्स के पास था, लैपिस लजूली, और जो लोथल है वो कार्नेलियन की सोर्स के पास। ट्रेड करने के लिए सील्स का यूज़ होता था, क्योंकि जो भी चीज़ होता था प्रोडक्ट, उसको सील करके, नॉट बांध के उसे सील करके फिर उसे भेज दिया जाता था, ताकि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इंटैक्ट रहे। अब जो ये सील्स होती थी, इनमें नाम लिखा होता था, जो उनका ओनर होता था उनका नाम लिखा होता था। तो वो किस में लिखा था? वो हड़प्पन स्क्रिप्ट में। मीन्स हड़प्पन स्क्रिप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसके अलावा ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए। ये जो स्क्रिप्ट है ये एक बहुत ही एनिग्मेटिक मीन्स काफ़ी पजलिंग स्क्रिप्ट है, क्विज टाइप है, और इसे आज तक डिकोड नहीं किया जा सका है। ये एक अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट है। ये स्क्रिप्ट हमें कई जगहों पर देखने को मिलती है, जैसे सील्स, मैंने बताया कि सील्स में ओनर का नाम लिखा होता था जनरली, ठीक है। और फिर जार्स की रिम्स में भी मिली है ये, कॉपर टैबलेट्स हैं उनमें, ज्वेलरी वगैरह में लिखी होती थी ये स्क्रिप्ट। जो स्क्रिप्ट है उसमें एनिमल मोटिव्स भी होते थे। एनिमल्स मोटिव उन लोगों के लिए जो इलिटरेट थे, उनके लिए एनिमल्स के मोटिव्स होते थे। इस स्क्रिप्ट में बहुत ही सारे साइंस हैं, तो एक रीज़न ये भी है कि ये इतनी पजलिंग है, क्योंकि स्क्रिप्ट में बहुत ही सारे साइंस हैं। 300 से लेकर कुछ 400 साइंस तक है इसमें। और ये इससे पता चलता है कि ये स्क्रिप्ट अल्फ़ाबेटिक तो है ही नहीं। लाइक हमारे इंग्लिश उसमें सिर्फ 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, बट इसमें इतने सारे साइंस हैं, 300 से 400, मीन्स इट वाज नॉट एन अल्फ़ाबेटिक स्क्रिप्ट, रेदर ये एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट मानी जाती है, जो साइंस का बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। दैट्स वाई इसको डिसाइफर करना थोड़ा मुश्किल है। और जो अभी तक जो सबसे लॉन्गेस्ट हमें इंस्क्रिप्शन मिली हुई है, जिसमें कि इस स्क्रिप्ट का यूज़ किया गया, उसमें सिर्फ 26 साइंस हैं। जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं विद द टाइम। एज अ रिज़ल्ट बड़ी इनकम्प्लीट सी इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं, जिनमें बहुत ही कम साइंस होते हैं, कंप्लीट नहीं लिखा होता था, तो इस वजह से डिसाइफर नहीं किया जा सका इसे। तो इफ़ आपको पूछा जाता है क्या रीज़न्स हैं, तो यू कैन मेंशन कि कितने सारे साइंस हैं, और इंस्क्रिप्शंस में अभी तक जो सबसे लॉन्गेस्ट है उसमें सिर्फ 26 ही मिल पाए। दैट्स वाई डिफ़िकल्ट है इसको डिकोड या डिसाइफर करना। फिर ये जो स्क्रिप्ट है ये राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती थी, ये लेफ़्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ़्ट। और ये हमें ऐसे पता चलता है कि जो लेफ़्ट साइड पे आते आते बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग हो जाती है। इकोनॉमी में सस्टेन करने के लिए एग्रीकल्चर, ट्रेड के अलावा क्राफ्ट प्रोडक्शन भी होती थी। पहले हम देख लेते हैं कि हड़प्पन क्राफ्ट्स में क्या क्या इंक्लूडेड था। उसमें आ जाती थी बीड मेकिंग, डिफरेंट साइजेस के, डिफरेंट टाइप्स के कलर्स के बीड्स बनाए जाते थे, शेल कटिंग, सील मेकिंग, सील्स बनाई जाती थी, मेटल वर्किंग एंड पोट्री। अब इन सारी क्राफ्ट प्रोडक्शन में वैरायटी ऑफ मटेरियल्स यूज़ होते थे, जैसे कि बीड मेकिंग में बीड्स बनाने के लिए मेनली 3 टाइप्स के जो है मटेरियल्स यूज़ होते हैं, CCJQS। इससे आप रिमेंबर कर सकते हैं, क्रिस्टल, कार्नेलियन, जेस्पर, क्वार्ट्ज एंड स्टीएटाइट। इन सारे मटेरियल्स को यूज़ करके बीड्स बनाए जाते थे। सिमिलरली अगर हम मेटल वर्किंग देखें तो उसके लिए वो ब्रॉन्ज, गोल्ड, कॉपर वगैरह यूज़ करते थे। एंड उनको कैसे ऑब्टेन करते थे, चाहे वो ओवरसीज ट्रेड से ऑब्टेन करें, चाहे वो सब कॉन्टिनेंट से ही जैसे गोल्ड ले लिया करते थे। फिर अब आ जाता है कि अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि हम एक सेंटर ऑफ प्रोडक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करें। जैसे चांद हुदरो जो है वो एक स्पेशल साइट थी जो कि एक्सक्लूसिवली डिवोटेड थी सिर्फ क्राफ्ट प्रोडक्शन। छोटी सेटलमेंट है चांद हुदरो, एंड ये एक्सक्लूसिवली ही क्राफ्ट प्रोडक्शन यहाँ पे हुआ करती थी। और ये हमें कैसे पता चलता है कि कोई एक पर्टिकुलर साइट सेंटर ऑफ प्रोडक्शन थी, वहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होती थी? तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले वेस्ट पीसेज और बिट्स,
इनफैक्ट ये सबसे बेस्ट इंडिकेटर होता है जब भी कोई भी चीज़ प्रोड्यूस होती है, चाहे वो लाइक शेल को कट करके कुछ बना रहे हैं, चाहे वो स्टोन पे कोई काम कर रहे हैं, तो वेस्ट तो जनरेट होता ही है। तो उन पीसेस को हम लुक देख सकते हैं और हमें पता चलता है कि हाँ यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होती थी। दूसरा आता है रॉ मटेरियल। तो हाँ वहाँ पे रॉ मटेरियल भी होगा, मिल सकता है, क्योंकि वहाँ क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रही थी। लाइक वहाँ पर हमें नोड्यूल्स मिल जाएंगे स्टोन्स के, क्रिस्टल के नोड्यूल मिल गए या स्टेटाइट के कुछ नोड्यूल्स मिल गए ऐसे। फिर टूल्स भी, अब क्राफ्ट प्रोडक्शन टूल्स की मदद से होती थी, तो वहाँ पे टूल्स भी होंगे। इसका एग्जांपल है जैसे चानहुदरो और लोथल, इनको आइडेंटिफाई किया गया है सेंटर ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे हमें स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स मिली हैं, बीड्स में ड्रिल करके डिज़ाइन बनाने के लिए, तो यहाँ पे ड्रिल्स मिली हैं। तो इससे भी पता चलता है कि टूल्स कहीं पे मिल गए, तो मतलब वहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होती थी। फिर अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स, कई बार कुछ ऑब्जेक्ट्स फिनिश नहीं होते थे तो वो भी वहाँ पे मिल जाते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि एक एरिया सेंटर ऑफ प्रोडक्शन है। इसमें अगर कुछ सेंटर ऑफ प्रोडक्शन के आपको एग्जांपल देने हो तो चानहुदरो, लोथल, ये सारे जनरली स्मॉल सेटलमेंट्स में ही क्राफ्ट प्रोडक्शन होती थी, और जो फिनिश प्रोडक्ट्स थे उन्हें फिर बिग सेटलमेंट्स जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में भेज दिया जाता था। या फिर एंशियंट अथॉरिटी। अभी तक हमने पढ़ा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में ट्रेड होता था और इसके अलावा वो क्राफ्ट्स भी प्रोड्यूस करते थे। अगर हम इसे अपनी अभी की सिचुएशन से देखें तो हमारी कंट्री ट्रेड कर रही है, इंटरनेशनल ट्रेड कर रही है, उसके अलावा इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्राफ्ट प्रोडक्शन कर रही हैं, तो हमारी कंट्री में गवर्नमेंट भी तो है जो इस सब को रेगुलेट करती है। तो उस टाइम पर भी कोई एंशियंट ऐसी अथॉरिटी हुआ करती होगी। तो यस, अब हम उसके बारे में ही पढ़ेंगे। बट प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारी जो ये स्क्रिप्ट है ना, ये डिसाइफर्ड नहीं है, तो हमें पता नहीं है एग्जैक्टली क्या नेचर था उस टाइम पे स्टेट का, कौन रूल किया करता था। इसीलिए डिफरेंट ओपिनियंस है आर्कियोलॉजिस्ट के कि सेंटर ऑफ पावर कौन था, कौन रूल करता था, कौन ये सब रेगुलेट। सो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक प्रीस्ट किंग हुआ करता था। जैसे जब आपने अपनी पुरानी क्लासेस में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि वहाँ पे प्रीस्ट जो होते थे टेम्पल्स के, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते थे। टेम्पल के पास सारी रिसोर्सेज होती थी और गॉड को ही माना जाता था ओनर सारी रिसोर्सेज का, और प्रीस्ट ही उस सबको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो वही रूलर होते थे, वही पावरफुल होते थे। तो कुछ तो यही मानते कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी ऐसे ही पावरफुल प्रीस्ट हुआ करते थे और प्रीस्ट किंग्स हुआ करते थे। लेकिन कोई टेम्पल्स मिले ही नहीं है हड़प्पन सिविलाइजेशन से। दूसरे सेट ऑफ जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि कोई रूलर ही नहीं था, देयर वॉज नो रूलर एंड एवरीबडी इंजॉयड इक्वल स्टेटस। हालांकि ये इतना कन्विंसिंग नहीं लगता है क्योंकि इतनी सारी काम हो रहे थे, ट्रेड वगैरह, तो रूलर तो कोई रहा ही होगा। थर्ड आ जाता है ओलिगार्की। ओलिगार्की में क्या है कि जो पावर थी वो कोई एक रूलर नहीं बल्कि पावर शेयर होती थी। नंबर ऑफ रूलर्स होते थे जो डिफरेंट अर्बन सेंटर्स को रिप्रेजेंट करते थे। लाइक हड़प्पा से एक होगा, मोहनजोदड़ो से एक होगा, इस टाइप है। क्योंकि इतने बड़े बड़े लेवल के डिसीजंस, ट्रेड करना, क्राफ्ट प्रोडक्शन करना, साइट्स में हाउसेस वगैरह बनाना, ये कोई अकेले तो ले नहीं सकता। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनडायरेक्ट एविडेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि हम ये देखेंगे क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे लगता है कि नहीं एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करती थी, कोई किंग होता था। इस पे ऐसे भी, इसको दूसरी वे में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि किंग क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किया करता था, हड़प्पन सिविलाइजेशन के रूलर्स के क्या फंक्शन होते थे। तो सबसे पहले आ जाता है सिमिलैरिटी इन आर्टिफैक्ट्स, पोट्री, सील्स एट्सेट्रा। मतलब जितनी भी साइट्स से हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, पोट्री वगैरह हो गई, सील्स, वो काफ़ी सिमिलर है, जिससे इंडिकेट होता है कोई ना कोई जो था वो रेगुलेट कर रहा था कि एक ही जैसे ऑब्जेक्ट्स बने उसके राज्य में या उसके एरिया में। दूसरा आ जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ मैसिव वॉल्स एंड प्लेटफॉर्म्स। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसमें जब आप आगे पढ़ोगे कि अपर टाउन होता था, लोअर टाउन होता था। अपर टाउन में उसको एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे बनाया जाता था जिस वजह से उसे अपर टाउन बोलते थे। तो इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स बनाने के लिए ऑब्वियसली इतना सारा लेबर लगता है, इतनी सारी रिसोर्सेज लगेंगी, पैसा लगेगा, तो कोई ना कोई तो इतना होता होगा रूलर जो ये सारा पैसा और लेबर को मोबिलाइज़ कर रहा था। तो ये जो मोबिलाइजेशन थी लेबर की और रिसोर्सेज की, इस तरीके के वॉल्स और बिल्डिंग्स को बनाने की, वो भी शो करते हैं कि रूलर होता था और ये रूलर का एक फंक्शन था। दूसरा आ जाता है प्लान्ड सेटलमेंट्स। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो काफ़ी प्लान्ड सिविलाइजेशन थी।
वहाँ पर स्ट्रीट्स वगैरह एक बिल्कुल ही प्लान्ड वे में बनाई जाती थी, ग्रिड पैटर्न में बनाई जाती थी। तो मतलब कोई अथॉरिटी थी जो ये इंश्योर कर रहा था कि सारी सेटलमेंट्स प्लान्ड हो। अगला आता है स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो ऑफ ब्रिक साइज। जो हड़प्पन ब्रिक साइज था वो एक स्टैंडर्ड रेशियो में था। फिर एक और एविडेंस है कि मोहनजोदड़ो से एक स्टोन स्टैचू मिला है जिसको प्रीस्ट किंग कहा जाता है। ये कहीं ना कहीं उन आर्कियोलॉजिस्ट की थ्योरी को वो करता है कि हाँ एक प्रीस्ट किंग हुआ करता था। फिर दूसरा एविडेंस हमें ये मिलता है ओवरसीज ट्रेड से, कि अगर हड़प्पन पीपल जो थे वो ओवरसीज ट्रेड कर रहे थे तो ऑब्वियसली कोई अथॉरिटी थी जो इसको रेगुलेट कर रहा था, जिसने ये इंश्योर कर रखा था कि स्क्रिप्ट हो और हमारे पास वेट्स मेजर्स हों ताकि ट्रेड हो सके। तो ट्रेड तो कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता, उसके लिए तो स्टेट की ज़रूरत थी। मीन्स ये भी एक फंक्शन था रूलर का, ओवरसीज ट्रेड को रेगुलेट करना, ट्रेडिंग कॉलोनीज लगाना, ये सब करना। देन ड्रेनेज। हड़प्पन सिविलाइजेशन इज़ क्वाइट वेल नोन फॉर इट्स ड्रेनेज सिस्टम, और इन सब की कंस्ट्रक्शन कराना ये शो करता है कि जो रूलर्स थे उस टाइम के वो काफ़ी कंसर्न थे क्लीनिनेस के लिए, सैनिटेशन के टूवर्ड्स, तो वो ड्रेनेज सिस्टम भी करवाते थे कंस्ट्रक्ट। तो ये भी उनका एक फंक्शन था ना। आप इसके अलावा और भी कई उसमें दे सकते हो फंक्शंस में, कि जैसे जो ग्रेट बाथ है वो एक रिचुअल बाथ माना जाता है, किसी रिचुअल से एसोसिएटेड था। तो हो सकता है कि जो किंग्स हैं वो ऐसे रिचुअल्स में भी पार्टिसिपेट किया करते थे, उनको कंडक्ट करवाया करते। तो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द सोसाइटी। मेनली सोसाइटी के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता चलता है कि जो सोसाइटी थी वो इगैलिटेरियन तो नहीं थी, जहाँ पे कि इक्वालिटी थी, हर कोई इक्वल था। डिफरेंसेस तो हर सोसाइटी में होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है ये टॉपिक कि कैसे हिस्टोरियंस पता लगाते हैं सोसाइटी में डिफरेंसेस थे। तो मेनली 2 थिंग्स होते हैं, एक तो वो बरियल्स को स्टडी करते हैं, दूसरा होता है आर्टिफैक्ट्स को स्टडी करके। पहले हम पढ़ते हैं बरियल। तो जब आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो बरियल्स को स्टडी करते हैं एंड इफ़ देयर आर एनी डिफरेंसेस इन बरियल्स, तो उससे हमें पता चलता है कि सोसाइटी में डिफरेंसेस थे। क्योंकि देखो जनरली जो हड़प्पन साइट्स थी उनमें डेड जो लोग होते थे उनको पिट्स में ही ले किया जाता था, पिट बरियल्स होते थे। लेकिन फिर डिफरेंसेस भी थे। कुछ बरियल्स ऐसे थे जो कहीं ना कहीं स्पेशल लगते थे, वो ना ब्रिक्स से लाइंड होते थे, उनकी बाउंड्री में ब्रिक्स रख दी जाती थी। तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये कोई स्पेशल लोग थे, डिफरेंसेस थे। और इसके अलावा कुछ बरियल्स ऐसे थे जिनमें ऑर्नामेंट्स भी थे, पोट्री वगैरह भी रखी गई थी, जो आफ्टर लाइफ में बिलीफ भी दिखाता है। लेकिन जनरली जो बरियल्स मिले हैं उनमें ऐसा नहीं मिला। मीन्स वो भी कुछ स्पेशल लोग हो सकते थे, रिच या ऐसे कुछ। और जनरली हड़प्पन पीपल मटीरियलिस्टिक थे और वो बिलीव नहीं करते थे प्रेशियस थिंग्स को बरी करने में। तो ये जो डिफरेंसेस आते हैं इनसे भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं सोशल डिफरेंसेस थे। अगला आता है आर्टिफैक्ट्स को स्टडी करके भी सोसाइटी के डिफरेंसेस को पॉइंट आउट किया जा सकता है। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, आर्टिफैक्ट्स को स्टडी करते हैं एंड वो उनको डिवाइड कर देते हैं 2 टाइप्स में, यूटिलिटेरियन और लग्जरीज। यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि रोज़मर्रा के काम में यूटिलाइज़ किए जाते थे। ये काफ़ी लोकल मटेरियल से बने होते थे जो बहुत ईजिली अबेंडेंस में अवेलेबल था, जैसे कि क्ले से बने होंगे, स्टोन से बने होंगे, और रोज़मर्रा की चीज़ों में जैसे पोट्री हो गई, निडल्स वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें। ये तो थ्रू आउट द सेटलमेंट्स, चाहे वो छोटी सेटलमेंट्स हो, बड़ी सेटलमेंट्स हो, ऐसे ऑब्जेक्ट्स काफ़ी मिले जो यूटिलिटेरियन है। दूसरे टाइप के आर्टिफैक्ट्स होते हैं लग्जरी आर्टिफैक्ट्स। लग्जरी आर्टिफैक्ट्स वो आर्टिफैक्ट्स होते हैं जो काफ़ी महंगे होते हैं। यूटिलिटेरियन तो सस्ते से होते हैं, स्टोन और क्ले के तो वो बने हुए हैं। लेकिन लग्जरी आइटम्स काफ़ी महंगे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी नॉन लोकल, जो दूर से कहीं से सामान लाना पड़ रहा है, ऐसे सामान से बने हैं, रेयर है, जो मिलता ही नहीं है, या फिर उनको बनाने का तरीका काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इसका एग्जाम्पल है फाइन स्पोर्ट्स। इन्हें बनाना काफ़ी मुश्किल होता था। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स ना आर्कियोलॉजिस्ट को सिर्फ कुछ ही सेटलमेंट्स में, बड़ी बड़ी सेटलमेंट्स में मिले हैं, जैसे हड़प्पा। तो ये कहीं ना कहीं शो करता है कि डिफरेंसेस थे। बड़ी सेटलमेंट्स प्रॉस्परस थी ज़्यादा वहाँ के लोग, और छोटी सेटलमेंट्स के इतने प्रॉस्परस नहीं थे। तो इससे भी हम सोसाइटी के डिफरेंसेस को रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। नाउ हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो हर सोसाइटी का कोई ना कोई रिलीजन तो होता ही है। तो हड़प्पन सोसाइटी का भी तो कोई रिलीजन होता होगा। तो उसके भी हमें कई सारे मतलब ऐसे एविडेंसेस मिले हैं या इंटरप्रिटेशंस हैं कि ये होता था, वो होता था। सबसे पहले है मदर गॉडेस।
कि वो मदर गॉडेस की वर्शिप किया करते थे। मदर गॉडेस एक्चुअली में टेराकोटा फिगरीन्स फिगर्स मिले हैं एक हैविली ज्वेल्ड विमेन के, जिसने एक हेड ड्रेस पहनी। यू कैन सी द पिक्चर। तो इसे माना जाता है ये मदर गॉडेस थी। इसके अलावा प्रीस्ट किंग, जो मोहनजोदड़ो से एक स्टैचू मिला है मैन का, जिसने वन हैंड अपनी नी में रखा हुआ है और वो बैठा हुआ है, तो उसको प्रीस्ट किंग माना जाता है। तो हो सकता है वो प्रीस्ट किंग की वर्शिप किया करते थे। एंड ग्रेट बाथ जो है मोहनजोदड़ो में, ये भी माना जाता है किसी रिचुअल से रिलेटेड था, उनके किसी रिलीजियस रिचुअल से ये रिलेटेड था। फिर कई जगहों पर फायर ऑल्टर्स मिले हैं, जिसमें जैसे यज्ञ टाइप किया करते थे। तो कालीबंगान और लोथल, ये आप रिमेंबर कर लें कि फायर ऑल्टर्स भी मिले हैं कालीबंगान से और लोथल से, तो कोई ना कोई वो रिचुअल कर रहे थे ऐसे। देन सील्स में भी कई सारे रिचुअल के सीन्स मिलते हैं। नेक्स्ट एक ये भी माना जाता है कि हड़प्पन रिलीजन क्या था कि वो नेचर के वर्शिपर्स थे, क्योंकि उनकी सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स जैसे यूनिकॉर्न्स दिखते हैं, प्लांट्स दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता था कि वो नेचर की वर्शिप भी किया करते हो। देन एक और माना जाता है कि गॉड था, जैसे प्रोटोशिवा पशुपति, जो एक योगिक पोस्चर में बैठा हुआ मैन था, जिसके अराउंड बहुत सारे एनिमल्स थे, तो हो सकता है कि वो उनका कोई गॉड रहा हो। और बहुत सारे कॉनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, तो हो सकता है कि वो लिंग वर्शिप भी किया करते थे। देन एक व्यू ये भी है कि उनके रिलीजन में एक्चुअली में शमन्स हुआ करते थे। शमन्स वो मेन और विमेन थे कि जिनके पास काफ़ी मैजिकल पावर्स थी, और वो अदर वर्ल्ड के साथ भी कम्युनिकेट किया करते थे। सो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो मेनली अपने टाउन्स के लिए, अपनी टाउन प्लानिंग के लिए जानी जाती है। हम उसी को समझेंगे मोहनजोदड़ो के एग्जाम्पल से कि ये एक अर्बन टाउन होता कैसे था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो मोहनजोदड़ो जो है उसे आर.डी. बनर्जी ने 1922 में डिस्कवर किया था। और टाउन प्लानिंग में अगर हम देखें तो काफ़ी प्लान्ड होते थे टाउन, मतलब हाउसेस जो थे वो ऐसे ही नहीं कहीं भी प्लॉट्स कैसे भी एसिमेट्रिकली हो रखे हैं, बट एक्चुअली में ग्रिड सिस्टम फॉलो होता था, जिसमें कि जो मेन रोड्स होती थी वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रन करती थी, और जो सिंपल स्ट्रीट्स होती थी वो वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में करती थी रन, ताकि वो मेन रोड्स को 90 डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट करें, और बीच में ही घर बनते थे। तो इस तरीके से पूरा एक ग्रिड सिस्टम में बिल्कुल प्लान्ड वे में घर प्लॉट्स कट होते थे। देन सिटी जो थी वो जनरली डिवाइड होती थी 2 पार्ट्स में, एक को बोलते थे सिटैडल और एक को बोलते थे लोअर टाउन। सिटैडल जो होता था वो सिटी का अपर टाउन या अपर पार्ट होता था, और ये फोर्टिफाइड एरिया होता था, ये वॉल्ड होता था। इसे अपर टाउन इसलिए बोलते थे क्योंकि ये एक रेज्ड प्लेटफॉर्म में बनाया जाता था। इसकी पोजीशन देखें तो ये वेस्टर्न पार्ट में होता था सिटी के। इसमें काफ़ी सारे लार्ज स्ट्रक्चर्स होते थे, जो कि में हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स के जैसे यूज़ होते थे, लाइक वेयर हाउस हो गया, ग्रेनरीज हो गई, ग्रेट बाथ हो गई। तो सिटैडल में जो कि अपर टाउन है और फोर्टिफाइड है, मीन्स कि ये वॉल्ड है, इसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी, और माना जाता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़ के लिए होती थी, लाइक ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए ग्रेनरीज हो गई, वेयर हाउस हो गए, ग्रेट बाथ। हालांकि ये रेस्ड प्लेटफॉर्म में था, बट ये लोअर टाउन से छोटा था साइज में अपर टाउन। ओके, तो अब हम दूसरे पार्ट टाउन की बात कर लेते हैं, टाउन के दूसरे हिस्से की, जिसे लोअर टाउन बोलते थे। तो एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि लोअर टाउन जो है वो ज़्यादा बड़ा होता था एरिया में कंपेयर टू द सिटैडल। साइज़ में लोअर टाउन बड़ा होता था, और लोअर टाउन जो है वो ईस्टर्न पार्ट में था, जैसे सिटैडल यहाँ पे पिक्चर में वेस्टर्न पार्ट में है और लोअर टाउन ईस्टर्न पार्ट में होता था। इसमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थी, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव थी, इसमें रेजिडेंशियल लोगों की रहने की, और यहीं पे लोगों की मेन जो भी एक्टिविटीज़ होती थी, क्राफ्ट्स प्रोडक्शन वो कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेड कर रहे हैं, यहीं से होता था सब कुछ। ये भी वॉल्ड होता था, और इसमें भी कई ऐसी बिल्डिंग्स थी जो कि प्लेटफॉर्म्स पे बनी होती थी, एंड बेक्ड ब्रिक्स वो यूज़ किया करते थे इन प्लेटफॉर्म्स और बिल्डिंग्स को बनाने के। हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, ड्रेनेज सिस्टम। हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने ड्रेनेज सिस्टम के लिए वेल नोन है, और ये एक बहुत ही प्लान ड्रेनेज सिस्टम होता था। ये जनरली अंडरग्राउंड होता था, एंड देन इसको कवर किया जाता था ऊपर से।
तो ड्रेन्स जो था, सबसे पहले स्ट्रीट जिनमें ड्रेन्स होते थे उनको पहले ले किया जाता था, देन हाउसेस को बिल्ड किया जाता था। ड्रेन्स किन मटेरियल से बने होते थे? ड्रेन्स मड वगैरह से, बेक्ड ब्रिक से बने होते थे, जिनको फिर सीमेंट किया जाता था टुगेदर यूजिंग मोटार, जिप्सम, इनको यूज़ करते हुए। सो अर्नस्ट मैके ने ये कहा था कि ये कंप्लीट एंशिएंट सिस्टम है एज येट डिस्कवर्ड, ड्रेनेज सिस्टम को, इसके इंडस वैली सिविलाइजेशन को। अब ड्रेनेज सिस्टम की वर्किंग ऐसे थी कि एवरी हाउस जो होती है उसकी एटलीस्ट वन वॉल जो थी वो होती थी ज्वाइंड विद द स्ट्रीट, सो दैट जो हाउस ड्रेन्स हो वो एम्प्टी कर पाए स्ट्रीट ड्रेन्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हाउस ड्रेन्स थे वो एम्प्टी होते थे इनटू अ सम्प। हाउस में ही एक सम्प होता था जहाँ पे सारे सॉलिड सेटल हो जाते थे, एंड देन द लिक्विड वुड फ्लो इनटू द स्ट्रीट ड्रेन फ्रॉम द हाउस ड्रेन। ओके, एंड देन ये जो स्ट्रीट ड्रेन्स होते थे इनको कवर किया जाता था ब्रिक्स वगैरह से, कई बार स्टोन स्लैब से, लूज ब्रिक्स से कवर किया जाता था ताकि उनको ईजिली फॉर क्लीनिंग उन्हें रिमूव किया जा सके। ये जो ड्रेनेज सिस्टम है ये शो करता है कि उनकी काफ़ी अटेंशन थी टूवर्ड्स क्लीनिनेस। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। तो जो लोअर टाउन था हमने पढ़ा था कि उसमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती थी, तो उनका आर्किटेक्चर कैसा होता था? तो जनरल लेआउट यही था कि हाउसेज में एक कोर्टयार्ड होता था, बरामदा टाइप, जिसके अराउंड रूम्स बनाए जाते थे। तो कोर्टयार्ड के अराउंड ही रूम्स होते थे। देन कोर्टयार्ड काफ़ी ये जो इम्पॉर्टेंट प्लेस थी, यहीं पे मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ हाउस की जैसे कुकिंग, वीविंग इस कोर्टयार्ड या बरामदे में ही होती थी। देन उनके डोमेस्टिक आर्किटेक्चर ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि उनका प्राइवेसी के टुवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा कंसर्न था, क्योंकि हड़प्पन हाउसेज में देखा गया कि ग्राउंड लेवल के अलोंग कोई भी विंडोज़ नहीं बनाई जाती थी। जनरली जो विंडोज़ थी वो काफ़ी ऊपर के लेवल पे काफ़ी हाई बनाई जाती थी, तो दे वर काफ़ी कंसर्न टूवर्ड्स प्राइवेसी। देन जो मेन जो दरवाज़ा उनकी एंट्रेंस थी वो भी डायरेक्ट व्यू नहीं देता था कोर्टयार्ड का या किसी भी अंदर के कमरे का, इंटीरियर का। दिस ऑल शोज़ की दे वर कंसर्न प्राइवेसी के बारे में। फिर हाउसेज में बाथरूम्स होते थे जो कि ब्रिक से बनाए जाते थे। इसके अलावा 2 स्टोरी हाउसेज भी होते थे, उनके भी रिमेन्स मिले हैं। एंड हाउसेज में वेल्स हुआ करते थे, मैनी हाउसेज हैड वेल्स। अबाउट मोहनजोदड़ो में तो 700 वेल्स हैं। दिस वॉज अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ लोअर टाउन। सो नाउ अब हम देख लेते हैं कि डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। जैसे कि हमने पढ़ा था, हड़प्पन सिविलाइजेशन या मैच्योर वाला जो इसका फेज था, जिससे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, वो 2600 से 1900 तक था। तो 1800 BCE के अराउंड ही जो इंडस वैली सिविलाइजेशन या IVC ये डिक्लाइन होने लग गई थी। और इसके हमारे पास काफ़ी सारे एविडेंसेस भी हैं, जैसे कि 1800 BCE के टाइम आते आते ज़्यादातर हड़प्पन साइट्स जो थी वो एबंडन हो चुकी थी, लोगों ने छोड़ दी थी वो साइट्स, और जो पॉपुलेशन थी वो अब शिफ्ट करने लग गई थी, माइग्रेट करने लग गई थी हड़प्पन साइट्स को छोड़कर 1800 BCE के अराउंड, और अब वो नई सेटलमेंट्स में जाने लग गई थी, जैसे गुजरात के एरियाज़ में, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में। तो ये पॉपुलेशन जो है उन्होंने एबंडनमेंट कर दी साइट्स की, और न्यू प्लेसेस में एक्सपेंशन होने लग गई, शिफ्ट होने लग गई पॉपुलेशन। देन कुछ साइट्स अगर रही भी, मतलब जहाँ पे पीपल थे, स्टिल लिविंग थे, फ्यू साइट्स आफ्टर 1900 BCE जो इनहेबिटेड रही भी हड़प्पन साइट्स, लेकिन वहाँ पर भी क्या हुआ कि जो उनकी डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स हुआ करते थे, बीड्स हो गई, ब्रिक्स हो गई, वेट्स हो गए, सील्स हो गए, वो डिसअपियर हो गए। इतने प्रॉस्परस ही नहीं रहे वो एरियाज़ जो हड़प्पन साइट्स अब रही भी इनहेबिटेड। वहाँ पर कोई भी जो हड़प्पन कल्चर के ऑब्जेक्ट्स थे डिस्टिंक्टिव वो नहीं थे, वो डिसअपियर हो गए। देन नेक्स्ट है कि जो हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स हमने पढ़ी थी, किस तरीके के उनके हाउसेज होते थे, वो भी डेटोरिएट हो गई। कोई भी लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर थे ही नहीं उस टाइम पर। मैच्योर हड़प्पन कल्चर में ग्रेट बाथ थे, ग्रेनरीज थे, बड़े बड़े पब्लिक स्ट्रक्चर्स थे। लेकिन इस टाइम आते आते 1800 आते आते जो उनकी हाउसिंग टेक्निक्स थी वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी थी, और लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर अब कोई रहा ही नहीं था। ये देखा गया कि जो रूरल वे ऑफ लाइफ था वो स्टार्ट हो गया। एक पहले जहाँ सिटीज़ होती थी ये सब, वो सब डिसअपेयर हो गया।
और इस जो नया फेज़ स्टार्ट हुआ इसको सक्सेसर कल्चर बोलते हैं या फिर लेट हड़प्पन कल्चर, ये स्टार्ट हो जाता है। तो इन सब से पता चला कि हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई 1800 BC के अराउंड। अब आखिर क्या रीज़न थे जो इस तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन का ऐसा डिक्लाइन हुआ कि सारी साइट्स ही अबंडन हो गई और लोगों ने छोड़ दिया और नई सेटलमेंट्स में जाके रहने लग गए, और जो रहते भी थे उनका लाइफ बहुत ही डिटोरेट हो गई ना कुछ। ठीक है, तो इसके क्या रीजंस क्या थे? तो काफ़ी ज़्यादा मतलब थ्योरीज दी गई हैं डिक्लाइन के पीछे। कोई कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो गया, देन सम से कि डिफॉरेस्टेशन हो गई, ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन की वजह से फॉरेस्ट नहीं बचे तो पीपल को शिफ्ट करना पड़ा। देन टेक्टोनिक थ्योरी भी दी जाती है कि अर्थक्विक्स रिस्पॉन्सिबल थे, अर्थक्विक्स की वजह से जो रिवर्स थी उनका कोर्स चेंज हो गया और अब वो वहाँ नहीं बहती थी तो वहाँ पे ड्राउट प्रोन हो गया एरिया। देन सम से कि ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, जो रिवर्स थी जो सपोर्ट कर रही थी वहाँ सिविलाइजेशन को वो ही ड्राई अप हो गई। देन एक्सेसिव फ्लड्स भी कहा जाता है कि जो ये क्योंकि ये रिवर्स के अराउंड था हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेगुलर इंटरवल्स पे फ्लड आती रहती थी, उस वजह से भी लोगों ने शिफ्ट कर लिया। देन एक ये भी है कि आर्यन इन्वेजन, आर्यंस ने अटैक कर दिया था। इसके कई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मिलते हैं, जैसे मोहनजोदाड़ो जिसे मृतकों का टीला वगैरह भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है एक जेनोसाइड का कि बहुत सारे लोगों को वहाँ मारा गया था। वहाँ पे थोड़े स्केलेटन्स वगैरह भी मिले हैं, तो ये भी एक इन्वेजन की थ्योरी दी जाती है। देन ट्रेड रूट डिसरप्शंस, कि ट्रेड कितना इंपॉर्टेंट होता है सिविलाइजेशन के लिए। हमने देखा था वो ओवरसीज ट्रेड कर रहे थे, हो सकता है कि कुछ ट्रेड रूट में ही डिसरप्शन हो गई, ट्रेड नहीं हो रहा था या जिस वजह से वहाँ पे अब इतना प्रॉस्परस नहीं रहा। तो ये सारे पॉसिबल कॉजेज़ माने जाते हैं जिनसे डिक्लाइन हो गया हड़प्पन सिविलाइजेशन का 1800 BC के